तो बच्चों, कैपिटल टी एलील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉलनेस एंड स्मॉल टी एलील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डॉर्फनेस। तो लिखने में हम इसको कैसे लिखेंगे? कैपिटल टी रिप्रेजेंट करता है टॉल जो है उस ट्रेट को, और जो स्मॉल टी है वो डॉर्फनेस को, जो डॉर्फनेस वाले ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है। अब हम आ जाते हैं इनको लिखते कैसे हैं। देखो, होमोजाइगस जो है, होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब सेम सेम, सेम सेम यानी कि अगर एलील्स का पेयर जो बन रहा है वो अगर दोनों सेम है, यानी कि मदर से और फादर से जो आ रहे हैं वो दोनों कैपिटल टी ही है, या फिर स्मॉल टी ही है, तो इसको बोलते हैं हम होमोजाइगस। देखो, इट रेफर्स टू कंडीशन व्हेन सेम टाइप ऑफ एलील इज प्रेजेंट फॉर अ गिवन फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है बच्चों? फिजिकल अपीयरेंस। फिनोटाइप मतलब फिजिकल, यानी कि देखने से आपको कैसा लग रहा है कि हाइट जो है टॉल है या डॉर्फ है, ठीक है, या फिर जो आई कलर है वो ब्लैक है या ब्लू है। ये क्या है? ये तो क्या है? जीन्स हैं, जीन्स के वेरिएंट्स हैं, यानी कि अलील्स हैं। तो ये जो अलील्स हैं इनको लिखते कैसे हैं? जीन्स को लिखते कैसे हैं? होमोजाइगस को हम कैसे लिखेंगे? अगर हम टॉलनेस की अगर हम बात करें, हाइट की अगर हम बात करें, तो कैसे लिखेंगे होमोजाइगस को? यानी दोनों एलील, एक जो फादर से आ रहा है वो और एक जो मदर से आ रहा है वो, दोनों सेम एलील आ रहे हैं, यानी कि दोनों मदर और फादर दोनों के एलील्स क्या हैं? कैपिटल टी और कैपिटल टी हैं, तो इसे बोलेंगे होमोजाइगस कंडीशन। जबकि अपोजिट में अगर डॉर्फ का जो अलील है, फादर से भी डॉर्फ का आ रहा है और मदर से भी डॉर्फ का आ रहा है, दोनों ही कैसे हैं? स्मॉल टी, तो इसको क्या बोलेंगे? होमोजाइगस शॉर्ट या होमोजाइगस डॉर्फ, और इसको बोलेंगे होमोजाइगस टॉल। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? होमो यानी कि सेम अलील्स आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कैपिटल टी होमोजाइगस है। हेटेरोजाइगस की अगर हम बात करें, व्हेन डिफरेंट टाइप, जो हेटेरो का मतलब क्या होता है? अलग अलग, यानी कि यहां पे जब एलील ऐसे आ रहा है, एक कैपिटल टी आ रहा है फादर से और एक स्मॉल टी आ रहा है मदर से, अपोजिट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर दोनों एलील्स जो हैं वेरिएंट्स हैं, यानी कि जीन के जो वेरिएंट्स हैं वो अलग अलग हैं, तो उसको लिखेंगे कैसे? हम कैपिटल टी और स्मॉल टी में लिखेंगे, और इसको हम बोलेंगे भी क्या? हेटेरोजाइगस, ठीक है। तो जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस, इसको ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। डोमिनेंट एलील्स एंड रिसेसिव एलील्स के जो बच्चों कुछ कंपैरिजन डिफरेंसेस जो हैं ये पूछे गए हैं पहले एग्जाम्स में। कब कब आया हुआ है? PYQ 22, 24, 25 में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, पूछे गए हैं डोमिनेंट एलील्स और रिसेसिव एलील के। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि काफी आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है, फिर भी देखो डोमिनेंट एलील्स कौन से होते हैं, लिखेंगे कैसे इनको? डोमिनेंट एलील इज द स्ट्रॉन्गर वन फ्रॉम द टू एलील्स। यानी कि अगर हम हाइट की ही अगर हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो हम इसी की बात करते हैं कि अगर जो एलील्स हैं, ठीक है, गैमीट जब जाइगोट जब बन गया है और उसमें जो एलील्स आए हैं वो कैसे आए हैं? कैपिटल टी और अगर स्मॉल टी आया है, कैपिटल टी और स्मॉल टी आया है, तो उस ऑफस्प्रिंग की हाइट कैसी होगी? उसकी हाइट टॉल ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी प्रेजेंट है, और कैपिटल टी कैसा एलील है? डोमिनेंट एलील है, ठीक है। तो डोमिनेंट एलील जो होगा वही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है इनटू द ऑफस्प्रिंग, तो यही स्ट्रॉन्गर होता है और यही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। तो डोमिनेंट एलील कौन सा हो गया? वो स्ट्रॉन्गर फॉर्म हो गया एलील का जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। जबकि जो रिसेसिव एलील होता है ये वीकर होता है, यानी कि ये जो स्मॉल टी है ये वीकर एलील है, ठीक है। ये अगर हेटेरोजाइगस की फॉर्म में है, यानी कि इसके साथ कोई डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, तो ये कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, यानी कि और उस ऑफस्प्रिंग की जो हाइट होगी वो 100% कैसी होगी? डॉर्फ ही होगी। क्यों? क्योंकि वो अगर कैपिटल टी प्रेजेंट है, यानी कि
डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो उसकी हाइट टॉल ही होगी, लेकिन अगर ये होमोजाइगस, अभी हमने बताया था, ठीक है, कैसे, अगर होमोजाइगस के फॉर्म में है, यानी कि एक जो फादर और मदर दोनों के जो एलील्स है स्मॉल टी ही है, डॉर्फ ही है, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी अब जो हाइट होगी ऑफस्प्रिंग की वो डॉर्फ ही होगी। तो इट इज द वीकर वन फ्रॉम दी टू एलील्स, यानी कि हेटेरोजाइगस की फॉर्म में अगर ये प्रेजेंट है तो ये अपने आप को कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये हमेशा वीक रहेगा डोमिनेंट एलील के सामने। ये कब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा? जब ये कैसे प्रेजेंट होगा? होमोजाइगस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। बच्चों, ये जितने भी डोमिनेंट एलील्स होते हैं उनको हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं, जबकि रिसेसिव एलील्स जो है हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही डिनोट किए जाते हैं। एक्सप्रेस इटसेल्फ इन बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। ये जो डोमिनेंट एलील होते हैं, ठीक है, अगर होमोजाइगस कंडीशन है यानी कैपिटल टी है, तब भी हाइट क्या रहेगी? टॉल ही रहेगी, क्योंकि दोनों एलील्स ही टॉल है ना। और अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है यानी कि कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है, तो हम अभी आगे भी पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है, जो मेंडल जी ने दिया है, उसमें भी क्या ही है लॉ ऑफ डोमिनेंस में, कि हमेशा जो डोमिनेंट ट्रेट है वही अपने आप को ओवर द रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। तो यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी ये हाइट जो रहेगी वो टॉल ही रहेगी, ये ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव को दबा देगा, बिल्कुल उसको खत्म कर देगा, चकनाचूर कर देगा, उसको आगे आने ही नहीं देगा अगर हेटेरोजाइगस फॉर्म में डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो। रिसेसिव एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन द होमोजाइगस कंडीशन, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था कि अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, अदरवाइज ये अपने आप को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा डोमिनेंट एलील के आगे, तो ये फेल है। नेक्स्ट, डोमिनेंट एलील्स ट्रेट अपीयर्स ड्यू टू द एक्सप्रेशन ऑफ द डोमिनेंट एलील इज कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट, यानी कि हाइट जो ट्रेट है ये निकल के आ रही है बिकॉज ऑफ इस डोमिनेंट एलील की वजह से, कैपिटल टी की वजह से, ठीक है। तो यही अपने आप को क्या करेगा? एक्सप्रेस कर पाएगा, और इसी को हम क्या कहेंगे? डोमिनेंट ट्रेट कहेंगे। सेम यहाँ पे, अगर ट्रेट अपीयर्स ड्यू टू द एक्सप्रेशन ऑफ द रिसेसिव एलील इज कॉल्ड रिसेसिव ट्रेट, यानी कि हाइट छोटी रह गई है, डॉर्फ रह गई है, और एलील्स क्या हैं आपके? स्मॉल टी हैं, और हाइट छोटी रह गई है, तो इस ट्रेट को हम क्या कहेंगे? रिसेसिव ट्रेट। तो डिफरेंसेस बिल्कुल आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, फिनोटाइप। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, फिनोटाइप क्या होता है बच्चों? फिनोटाइप वो फिजिकल अपीयरेंस है जो आपको दिखाई देती है, यानी कि आपका स्किन कलर कैसा है, आपका आई कलर कैसा है, आपके हेयर लेंथ कितनी है, आपका हेयर कलर क्या है, आपकी हाइट क्या है, ये जो फिजिकल अपीयरेंसेस जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, उसको बोलेंगे हम फिनोटाइप। इट रेफर्स टू द ऑब्जर्वेबल जिसे हम आंखों से बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का फिजिकल अपीयरेंस जो हम बाहर से ऑब्जर्व कर सकें उसे हम क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। जैसे कि टॉल प्लांट, डॉर्फ प्लांट और राउंड सीड। प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो प्लांट या तो टॉल होगा या डॉर्फ होगा या राउंड सीड्स होंगे या रिंकल्ड सीड्स होंगे, वो सब अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो जो बाहर से देखने में जो पता चल रहा है उसको हमने क्या कहा? फिनोटाइप। जीनोटाइप देखो, अब समझने की बारी तो बहुत देर से चल रही है, पर समझना टर्म को। जीनोटाइप क्या होता है बच्चों? अब आप मुझे बताना, हमने लिखा था कैपिटल टी, ठीक है, अगर ये जो है जीन के एक्सप्रेशंस हैं तो फिर हाइट क्या होगी ऑफस्प्रिंग की? सही पकड़े हैं, टॉल होगी। क्यों होगी टॉल? क्योंकि दोनों ही एलील्स कैसे हैं? डोमिनेंट हैं। ऑफ कोर्स, सीधी सी बात है, दोनों ही कैपिटल टी है, होमोजाइगस हैं, तो टॉल होगी हाइट। लेकिन अगर एक एलील जो है स्मॉल टी है और एक कैपिटल टी है, यानी कि हेटेरोजाइगस फॉर्म है, तो इस ऑफस्प्रिंग की हाइट क्या रहेगी? बिल्कुल सही, हमने अभी पढ़ा कि जो डोमिनेंट होता है वो ही रिसेसिव को जो है ओवरकम करके अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, ठीक है। तो यानी कि यहां पे भी हाइट क्या रहेगी? टॉल रहेगी। तो बच्चों, क्या अब तुम मुझे एक चीज बताओ, कोई प्लांट है, कोई टॉल प्लांट है, इसको देख के आप ये बता सकते हो क्या कि इसके अंदर कैपिटल टी जीनोटाइप है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप है?
क्योंकि जो ये टॉल प्लांट है इसके अंदर भाई ये भी अपने आप को टॉल में एक्सप्रेस करेगा अगर कैपिटल टी है तो, और अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी ये अपने आपको टॉल में ही एक्सप्रेस करेगा। तो ये आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे इसको इस तरीके से, अगर कोई टॉल प्लांट है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, उसको होमोजाइगस भी लिख सकते हैं, हेटेरोजाइगस भी लिख सकते हैं। कैसे? अकॉर्डिंग टू रिजल्ट्स। हम अभी आगे सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। इट रेफर्स टू द जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी गिवन फिनोटाइप, यानी कि जेनेटिक कोड जो है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्या होगा वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो कैसा होगा, किस तरीके से होगा, वो तो आप बाद में बात करेंगे, लेकिन लिखेंगे कैसे इसको ये हम तब देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी, दिस जीनोटाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस ऑफ प्लांट। स्मॉल टी, दिस जीनोटाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्फनेस ऑफ प्लांट। हमको पता है क्यों, क्योंकि कैपिटल टी ये भी होमोजाइगस ट्रेट है, और स्मॉल टी ये भी होमोजाइगस है। और होमोजाइगस ट्रेट हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है, चाहे वो रिसेसिव हो चाहे वो डोमिनेंट हो। लेकिन जब हेटेरोजाइगस की बात आ जाती है तो हेटेरोजाइगस जो अलील है उसमें हमेशा जो डोमिनेंट अलील होता है वही अपने आप को एक्सप्रेस करता है। दिस जीनोटाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉलनेस ऑफ प्लांट, यानी कि यहाँ पे जो प्लांट रहेगा वो कैसा रहेगा? टॉल रहेगा, क्योंकि इसमें डोमिनेंट कैपिटल टी प्रेजेंट है। अब हम आ जाते हैं ग्रेगोर जॉन मेंडल जी जो हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है उनके बारे में बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस उन्होंने दिए थे, वो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस क्या है उनके बारे में बात करेंगे। उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया वो बात करेंगे, किस तरीके से किया वो सारा डेराइव करेंगे। देखो, मेंडल ग्रू एंड क्रॉस पॉलिनेटेड थाउजेंड्स ऑफ पी प्लांट। मेंडल जी ने क्या किया था? बड़े किए और ग्रो किया, ठीक है, ग्रो किया और क्रॉस पॉलिनेशन किया थाउजेंड्स ऑफ पी प्लांट्स को, टू स्टडी हाउ ट्रेट्स लाइक हाइट, सीड शेप एंड कलर वर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। उन्होंने क्या स्टडी करने के लिए ये किया कि ये जो ट्रेट्स हैं ये किस तरीके से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर इनहेरिट हो रहे हैं, ये सब स्टडी करने के लिए मेंडल जी ने पी प्लांट के ऊपर जो है क्रॉस पॉलिनेशन किया और उनको बड़ा करके एक्सपेरिमेंट्स किए। His work explained how traits are inherited from one generation to the next and proposed 3 laws of inheritance. उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स यही देखने के लिए किया था कि जो ट्रेट्स हैं वो कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं, और उसके लिए उन्होंने 3 लॉज दिए थे। वो 3 लॉज अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में भी ये आना चाहिए, क्लिक करना चाहिए कि क्यों उन्होंने मटर का पौधा ही चुना, क्यों पी प्लांट ही उन्होंने सेलेक्ट किया। ठीक है, बिल्कुल आना चाहिए कि इनहेरिटेंस अगर देखना है तो वो कोई और प्लांट भी ले सकते थे, मैंगो का प्लांट ले सकते थे, बनाना का प्लांट ले सकते थे, कोई भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने पी प्लांट ही क्यों सेलेक्ट किया? देखो, शॉर्टर लाइफ स्पैन्स और फास्टर रिजल्ट्स। बच्चों देखो, ये जो प्लांट्स हैं मैंगो के, बनाना के, ये जो प्लांट्स हैं इनको ग्रो करने में और अपने फ्रूट्स देने में इनको सालों लग जाते हैं। ठीक है, जितने में तो किसी इंसान की आधी जिंदगी यूं ही निकल जाएगी। तो वो समय, वो टाइम वेस्ट ना हो उसके लिए उन्होंने ऐसा प्लांट जो है वो सेलेक्ट किया जो कि बाइसेक्सुअल भी हो, ठीक है, और उसके अंदर जो उसका लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट हो, उसके कॉन्ट्रास्टिक जो है वो ट्रेट्स हो। देखो, थर्ड पॉइंट यही है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हो, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स उसके पैदा हों। ऑफस्प्रिंग्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ही उनके पास ऑप्शंस होंगे क्रॉस कराने के। तो ये कुछ जो रीजंस थे, ये रीज़न सिर्फ इसीलिए इन्होंने पी प्लांट सेलेक्ट किया ताकि फास्टर रिजल्ट इन्हें मिल सके और ये अपनी नॉलेज को आगे हम लोगों को दे सके, पहुंचा सकें। हालांकि इनके जो रिजल्ट्स हैं, इनके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनको उस समय पे किसी ने भी भाव नहीं दिए थे। ठीक है, उनके जो इन्होंने जितनी भी हमने एनालिसिस दिया था उस सबको रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के मैथ्स इसके अंदर डाल दी थी थोड़ी सी। तो बायो वाले जितने भी साइंटिस्ट थे उन सब ने कहा कि भैया मैथ्स तो हमारे ऊपर से जाती है, मैथ्स पल्ले नहीं पड़ती, बायो के अंदर मैथ्स क्यों घुसाया। तो उस टाइम पे जो है इन्होंने, इनके काम को किसी तरह का रिकग्निशन इनको नहीं मिला।
लेकिन आफ्टर हिज डेथ मतलब 15 साल के बाद इनके काम को रिकग्निशन मिला और इनको नोबेल प्राइज जो है उसे सराहा गया और फादर ऑफ जेनेटिक्स का तमगा इनको दिया गया। तो किसी इंसान का जो वर्क है, कहते हैं ना नॉलेज कभी खराब नहीं जाती, वर्क कभी खराब नहीं जाता अगर आपने वो सही तरीके से फॉलो करके किया है तो, ठीक है। तो इन्होंने अपना पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी जिंदगी पूरे 7 साल उन्होंने इन पी प्लांट्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स के साथ निकाल दिए थे। उसका इनको जो है रिजल्ट जीते जी नहीं मिला, लेकिन मरने के बाद जरूर मिला, जिसे आज तक याद किया जाता है। तो हैट्स ऑफ टू ग्रेगोर जॉन मेंडल। आगे बात करते हैं कि इन्होंने कॉन्ट्रास्टिक जो ट्रेट्स इन्होंने देखे पी के, वो क्या क्या थे मटर के। देखो सीड शेप जो था, देखो यहाँ पे आपको डोमिनेंट ट्रेट भी दिखाई दे रहे हैं और रिसेसिव ट्रेट भी दिखाई दे रहे हैं, ये आपको पता होने चाहिए। 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे जिनमें डोमिनेंट क्या है और रिसेसिव क्या है, ये आपको पता होने चाहिए। देखो सीड शेप, सीधी सी बात है, मटर का जो दाना होता है हम जो खाते हैं वो गोल होता है, ठीक है, राउंड होता है प्रॉपर, लेकिन कई जो होते हैं वो रिंकल्ड भी होते हैं, इस तरीके से भी आते हैं, है ना, पिचके हुए से दाने से, ठीक है। तो वो रिंकल्ड भी होते हैं। तो वो कैसा ट्रेट है, रिसेसिव है। डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है, जो राउंड हम प्रॉपर जो मटर खाते हैं वो है। सीड कलर येलो, ठीक है, और रिसेसिव ट्रेट क्या है, ग्रीन है। सीड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, येलो होता है, और रिसेसिव डोमिनेंट है वो, और रिसेसिव जो है वो ग्रीन है। फ्लावर कलर कैसा होता है, वॉयलेट जो है वो डोमिनेंट है और वाइट जो है ये रिसेसिव है। पॉड का जो शेप है, जो उसका जो पॉड है मटर, पूरी जो लंबी मटर है उसका जो शेप है वो फुल है, वो डोमिनेंट है, जबकि पिचकी हुई सी है तो वो कैसी है, कॉन्स्ट्रिक्टेड, रिसेसिव है। पॉड कलर जो है वो ग्रीन होता है, हमको पता है पॉड का जो कलर है वो ग्रीन डोमिनेंट है, जबकि येलो कैसी है, येलो हम नहीं खरीदते कि भाई खराब है, पिचकी हुई है, जो भी है, वो रिसेसिव है। फ्लावर पोजीशन बच्चों देखो, फ्लावर की जो पोजीशन होती है 2 होती हैं, एक तो एक्सियल होती है और एक टर्मिनल होती है। एक्सियल का मतलब कि अगर प्लांट ऐसे है तो फ्लावर ऐसे निकल रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्सियल। लेकिन अगर फ्लावर सिर्फ टर्मिनल निकल रहा है, ठीक है, मतलब टिप पे जाके निकल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हो एक पूरा प्लांट है, उसके सिर्फ टिप पे फ्लावर्स हैं, जबकि यहाँ पे टिप पे नहीं है, साइड में फ्लावर्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो डोमिनेंट कौन सा होगा, जो एक्सियल होगा, दैट फॉल्स अंडर डोमिनेंट ट्रेट, जबकि टर्मिनल जो होगा जो वो रिसेसिव ट्रेट में आता है। स्टेम की हाइट जो कि अब हम पढ़ते ही आ रहे हैं, आगे भी यही पढ़ेंगे अभी, कि हाइट जो है, टॉल जो है दैट इज डोमिनेंट, और डॉर्फ जो है वो रिसेसिव ट्रेट के अंदर है। देखो बच्चों, ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स जो हैं ये आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, इनको आपके डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट आपको पता होने चाहिए, कहीं से भी पूछा जा सकता है। अब आ जाते हैं हम सबसे पहले क्रॉस पे, जिसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब समझना आप बच्चों, मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। ये एक ऐसा क्रॉस मेंडल जी ने किया जिसमें उन्होंने सिर्फ एक ही ट्रेट लिया। अभी हमने कितने ट्रेट देखे, अभी हमने 7 ट्रेट्स देखे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेट्स देखे। और यहाँ मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो मेंडल जी ने सबसे पहला जो ट्रेट लिया वो क्या लिया, हाइट का, ठीक है। तो हाइट का जो इन्होंने ट्रेट लिया है, हाइट ऑफ प्लांट। अब हम इसको बनाते हैं। देखो कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैडम हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस अगर आ जाए तो उसको लिखे कैसे। बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना है जैसा मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ, ठीक है। कैसे, देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये आपको एक्सपेरिमेंट, आपको ये जो उन्होंने किया था मेंडल जी ने, एक्सप्रेस कैसे करना है। देखो पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 तरह के पेरेंट्स उन्होंने लिए, एक प्योर टॉल था और एक प्योर डॉर्फ था। अब बच्चों जहां पे भी प्योर टर्म आ जाए ना, प्योर से तुम समझना बात हो रही है होमोजाइगस की, और अगर प्योर नहीं है तो वो क्या है, हेटेरोजाइगस है, ठीक है। अगर प्योर लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए प्योर का मतलब है होमोजाइगस। प्योर टॉल, टॉल का ट्रेट टी है, ठीक है, और डोमिनेंट है, ठीक है। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, अब इसलिए मैंने कहा आपको ट्रेट्स पता होने चाहिए, डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है। हमको पता है कि प्लांट हाइट जो है उसमें डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है, टॉल है, और टॉल को हम किससे लिखेंगे, कैपिटल टी से लिखेंगे। और ये है कैसा, प्योर है, यानी कि होमोजाइगस है, इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, कैपिटल टी, कैपिटल टी। आई बात समझ में।
अब आप बताओ प्योर डॉर्फ को हम कैसे लिखेंगे? ये फादर का है और ये मदर का है, अपोजिट भी कर सकते हैं, ये मदर का कर लो, ये फादर का कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक जो पेरेंट है वो प्योर टॉल है और एक जो पेरेंट है प्योर डॉर्फ है, लेकिन हम अपनी समझ के लिए अभी इसको लिख लेते हैं कि ये मान के चल लेते हैं ये है हमारे फादर, फादर को इस साइन से डिनोट करते हैं, और ये मान के चलते हैं हमारी मदर, मदर को इस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो प्योर टॉल जो है कैपिटल टी और प्योर डॉर्फ क्या हो जाएगा फिर? जीनोटाइप आप कैसे लिखोगे? स्मॉल टी से, ठीक है। अभी ये क्या है? ये जीनोटाइप है, यानी कि ये जीन का पेयर है, एक एलील ये है और एक एलील ये है, ठीक है। ये एक एलील इनके फादर से आया था और ये एक एलील ये वाला इनकी मदर से आया था। आई बात समझ में? वैसे ही मदर का। अब जब गैमीट फॉर्मेशन हो रहा होगा तो इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा, हम आगे पढ़ चुके हैं। अब जब गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है तो मियोसिस जब होगा तो बच्चों यहाँ पे जो गैमीट बनेंगे, ठीक है, उन गैमीट में या तो ये वाला एलील जाएगा या फिर ये वाला एलील जाएगा, और इन दोनों ही एलील्स के जाने के 50-50% चांसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन हमको ये पता है कि दोनों ही कैपिटल टी हैं, कोई सा भी जाए क्या ही फर्क पड़ेगा, तो हम गैमीट यहाँ पे फॉर्म करते हैं। तो गैमीट हम लेते हैं कैपिटल टी, क्योंकि चाहे ये गैमीट हो चाहे ये गैमीट हो, है तो कैपिटल टी ही, ट्रेड तो वही है टॉल का, ठीक है। सेम ऐसे ही मदर का अगर हम बात करें तो स्मॉल टी यहाँ है, स्मॉल टी यहाँ है, तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होगा? एक ही तो एलील आएगा ना गैमीट के अंदर, पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो एलील आएगा वो क्या आएगा? स्मॉल टी, ठीक है। बनेंगे 50% चांस होंगे इस वाले एलील के और 50% चांस होंगे इस वाले एलील के, लेकिन दोनों एक ही हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम खाली स्मॉल टी लिख देते हैं, चलेगा, दैट्स इनफ, ठीक है। अब हम लेंगे इनकी F1 जनरेशन, फीलियल 1 जनरेशन। F1 जनरेशन मतलब फीलियल 1। यहाँ का इसका मतलब क्या है कि ये जो गैमीट है कैपिटल टी और ये गैमीट जो है मदर का स्मॉल टी, इन दोनों का होगा फ्यूजन, और जब फ्यूजन होगा बच्चों तो F1 जनरेशन आएगी, यानी कि जाइगोट बनेगा, ऑफस्प्रिंग बनेंगे। तो उसमें जो ये ट्रेट आएगा वो कैसे आएगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैसे आएगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी, क्योंकि एक एलील आया फादर से जो किसका था? कैपिटल टी का था, एक एलील आया मदर से जो किसका था? स्मॉल टी का था। तो जब जाइगोट बना तो यहाँ पे जो जीनोटाइप रहेगा वो क्या रहेगा? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब आप मुझे बताओ बच्चों, अब इतनी देर से हम डिस्कस कर रहे हैं, अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि यहाँ पे फिनोटाइप क्या रहेगा। फिनोटाइप का मतलब फिजिकल अपीयरेंस, P फॉर फिनो, P फॉर फिजिकल अपीयरेंस कैसी रहेगी? क्योंकि यहाँ पे एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, तो हमको ये पता है कि हमेशा डोमिनेंट ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है, यानी कि इस प्लांट की हाइट कैसी रहेगी बच्चों? टॉल रहेगी। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोले हैं, टॉल हाइट रहेगी यहाँ इस प्लांट की, यानी कि फिनोटाइप क्या रहेगा बच्चों? 100%। जितने भी यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स आएंगे वो 100% कैसे होंगे? टॉल होंगे। तो यहाँ पे फिनोटाइप क्या रहेगा? 100% टॉल रहेंगे। और अगर हम जीनोटाइप की अगर बात करें, यानी कि उनमें जीन्स के जो एलील्स जो पेयर है, तो वो जो जीन जो बन रहा है, तो जीनोटाइप क्या रहेगा? 100% क्या रहेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। आई बात समझ में? आया? क्लियर हुआ? देखो क्या किया हमने, पेरेंट्स लिया, ठीक है, प्योर टॉल पेरेंट्स से यानी कैपिटल टी। प्योर डॉर्फ थे यानी कि स्मॉल टी। दोनों का जब गैमेट फॉर्मेशन किया तो एक एक एलील आया, है ना, तो दोनों सेम है, तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी हमने एलील बना लिया, गैमेट बना लिया। अब इन गैमेट्स का आपस में जब फर्टिलाइजेशन हुआ, क्रॉस हुआ, ठीक है, तो क्रॉस हुआ तो जो अब ऑफस्प्रिंग के अंदर जो ट्रेट आएगा वो कैसा होगा भाई? जीन क्या बनेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी, और ट्रेट क्या रहेगा? टॉल। और जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें 100% सारे के सारे टॉल होंगे, और 100% ही इनका जीनोटाइप क्या रहेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा, ठीक है। अब
जो मेंडल जी थे उन्होंने क्या सोचा कि भाई फादर जो थे वो डोमिनेंट थे, उन्होंने अपनी हाइट शो कर दी, आगे जितने भी जो ऑफस्प्रिंग आए वो टॉल रह गए। मदर कहाँ गई? मदर कहाँ रह गई? जो मदर की भी जो हाइट थी, अगर वो डॉर्फ थी, सीधी सी बात है, हम पढ़ चुके हैं कि डॉर्फ अगर हाइट है यानी कि जीन के एक्सप्रेशंस क्या होंगे? स्मॉल टी ही होंगे, क्योंकि रिसेसिव अपने आप को तभी शो कर पाता है जब वो होमोजाइगस में प्रेजेंट हो, अदरवाइज तो डोमिनेंट ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो अगर मदर डॉर्फ है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 100% इसका जो है वो क्या होगा? स्मॉल टी होगा। तो ये कहाँ चला गया भाई? मदर का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा क्या? इस अस्तित्व को खोजने के लिए मेंडल जी ने आगे काम किया। क्या काम किया? देखो, उन्होंने सेल्फिंग करवाई F1 की F1 से, यानी कि जो पेरेंट्स थे यहाँ पे वो ये F1 जनरेशन थी। ये जो F1 जनरेशन थी यानी कि कैपिटल T स्मॉल t, इन ऑफस्प्रिंग्स को लिया और इनका आपस में क्रॉस करवाया। ठीक है, तो पेरेंट्स क्या थे यहाँ पे? कैपिटल T स्मॉल t, और ये अगर मेल है, फीमेल भी यही ली। ठीक है, क्या ली? कैपिटल T स्मॉल t। आई बात समझ में? अब देखो, अब पेरेंट्स इन्होंने ले लिए कैपिटल T स्मॉल t। जब गैमीट फॉर्मेशन अब होगा ना बच्चों, अब आप मुझे बताओगे गैमीट क्या क्या बनेंगे। देखो, 50% चांस होंगे गैमीट फॉर्मेशन में कि ये जाए, ठीक है, और 50% चांस होंगे गैमीट फॉर्मेशन में कि स्मॉल t जाए। ठीक है, यानी कि जो गैमीट बनेंगे वो दो तरह के बनेंगे, जिसके पास एक कैपिटल T का एलील होगा और एक के मतलब 50% के पास, और 50% के पास स्मॉल t का एलील होगा। आई बात समझ में? तो गैमीट कौन कौन से बने? क्योंकि होमोजाइगस नहीं है ना, तो मियोसिस जब चल रही होगी तो क्या होगा भाई? या तो ये जाएगा या ये जाएगा, और हमेशा 50-50% चांसेस ही होते हैं कि 50% एक एलील जाता है और 50% दूसरा एलील जाता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, सेम ऐसे ही मदर के भी कितने 50% चांस होंगे कि कैपिटल T जो है वो जाएगा गैमीट में, या फिर स्मॉल t है वो जाएगा गैमीट में। ये भी कितना परसेंट चांसेस है? 50-50% चांसेस है। आई बात समझ में? अभी यहाँ पे हमने क्या बना दिया है? ये एलील्स बना दिए हैं। तो अभी मैं ज़रा इसको इरेज कर देती हूँ, ये इसकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है 50% लिखने की। ठीक है, बस ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ओके, अब ये गैमीट्स हमको मिल गए हैं बच्चों। ठीक है, एक कैपिटल T स्मॉल t और इसका भी कैपिटल T स्मॉल t। अब हम क्या करवाएंगे? इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे। अब क्रॉस करवाएंगे तो हमें बहुत सारी कंडीशंस देखने को मिलेंगी। क्या मिलेंगी? देखो, ये जो कैपिटल T है वो इस कैपिटल T के साथ क्रॉस कर सकता है। जब जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा होगा तो ये पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे ही तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगवाया था मेंडल जी ने, यानी कि ये इसके साथ भी मिल सकता है और ये स्मॉल t के साथ भी मिल सकता है। यहाँ पे ये जो स्मॉल t है इस कैपिटल T के साथ भी जाके क्रॉस कर सकता है, और ये स्मॉल t के साथ भी जाके क्रॉस कर सकता है। इसको बनाने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका होता है पुन्नेट स्क्वायर का। ठीक है, हालांकि ये तो छोटा ही है, बाकी अभी जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे बच्चों तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैंने ज़्यादा बना दिया है शायद, हाँ देखो मैं बताती हूँ। यहाँ पे क्या होगा आपका? एक कैपिटल T स्मॉल t यहाँ पे, हाँ नहीं बनाया ज़्यादा, एक कैपिटल T स्मॉल t यहाँ पे। ओके, ये गैमीट्स हम लिख देते हैं, गैमीट का। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? हाँ, ये गलती बना दी है, दोबारा से बनाते हैं बच्चों, कोई बात नहीं, इरेज कर देंगे यहाँ पे। बस ये इतना सा इरेज करना है हमको, है ना? 4 का ही बनेगा ना, क्योंकि 4 ही हैं। इतना तो कल लगाना था ना मैडम पहले ही, क्यों टाइम पास कर दिया हमारा? कैपिटल T स्मॉल t। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिख लिया हमने मेल के और यहाँ लिख दिया हमने फीमेल के गैमीट्स। ये कैपिटल T से मिलेगा तो क्या बनेगा? कैपिटल T। ये दोनों मिलेंगे तो कैपिटल T स्मॉल t, ये दोनों मिलेंगे तो कैपिटल T स्मॉल t। हालांकि स्मॉल t कैपिटल T तुम लिखते, लेकिन जब हम इनको लिखते हैं ना बच्चों तो हमेशा डोमिनेंट आगे आता है। ठीक है, तो कैपिटल T स्मॉल t एंड स्मॉल t स्मॉल t। ठीक है, इस तरीके से पन्नेट स्क्वायर बनता है।
अब ये जो पनेट स्क्वायर बन गया है, अब इससे हमको पता चलेगा इसका फिनोटाइप और इसका जीनोटाइप। देखो क्या होगा, F2 जनरेशन है, ये जो भी मिली है ना, ये क्या है, F2 जनरेशन। तो यहां पे फिनोटाइप क्या है F2 जनरेशन का? देखो बच्चों, फिजिकल अपीयरेंस आप देख रहे हो, F2 जनरेशन में हमें क्या क्या मिले, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, यही 4 रिजल्ट मिले। ठीक है, अब इन 4 रिजल्ट जो हैं, इनमें से फिनोटाइप यानी कि फिजिकल अपीयरेंस, देखो टॉल, ये क्या है, टॉल, यहां पे ये क्या हुआ, टॉल, वेरी गुड, ये क्या हुआ, टॉल, और ये क्या हुआ, डॉर्फ, क्योंकि स्मॉल टी होमोजाइगस। तो फिनोटाइप क्या रहा बच्चों, 3 तो टॉल मिले और 1 डॉर्फ मिला। आई बात समझ में, 3 तो टॉल प्लांट्स हैं और 1 डॉर्फ है। ये टाइप्स है, क्वांटिटी से मतलब नहीं है हमको ये पता करना है कि रिजल्ट क्या आ रहा है, क्वांटिटी तो कितनी भी हो जाएगी। ठीक है, देखो टॉल टॉल टॉल, यानी कि 3 जो है वो तो टॉल है और 1 जो है वो क्या है, डॉर्फ है। तो फिनोटाइप की अगर हम बात करें तो 3:1 का रेशो है किसके अंदर, F2 जनरेशन के अंदर, जिसमें 3 जो है वो तो टॉल को एक्सप्रेस कर रहा है और 1 जो है वो डॉर्फ को एक्सप्रेस कर रहा है। आई बात समझ में, इस तरीके से लिखते हैं फिनोटाइप। अब लिखते हैं हम जीनोटाइप। जीनोटाइप बताओ मैडम क्या हुआ इसका जीनोटाइप। देखो बच्चों, अब जीनोटाइप में देखो कैपिटल टी 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 हैं, स्मॉल टी 1 है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, 1:2:1, जिसमें 1 जो है वो किसको कर रहा है, हेटेरोजाइगस, सॉरी होमोजाइगस टॉल को। ठीक है, नहीं इसमें टॉल नहीं लिखेंगे, सॉरी, इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे कैपिटल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस तरीके से रिजल्ट लिखा जाएगा। आई बात समझ में आपको कि हमने किस तरीके से किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्योर टॉल प्लांट थे सबसे पहले, जिनका जो जीनोटाइप था वो क्या था, कैपिटल टी। प्योर डॉर्फ थे जिनका क्या था, स्मॉल टी। दोनों का जब गैमीट फॉर्मेशन हुआ तो सिंगल सेम है, होमोजाइगस है तो सेम जो है एलील्स आए, यानी कि कैपिटल टी, और यहाँ पे क्या आया, स्मॉल टी। दोनों का क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन देखने को मिली, जो कैसी थी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि टॉल थी, 100% टॉल थी फिनोटाइप में, और जीनोटाइप में 100% कैपिटल टी स्मॉल टी थी। अब मेंडल जी ने सोचा कि माता का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, वो तो डॉर्फ थी, डॉर्फ ही रह गई। फिर ऐसा क्यों हुआ, या तो फिर लोग लंबे ही होते चले जाते लेकिन लोग शॉर्ट भी दिखाई देते हैं, तो कहाँ रह गया, कहाँ चला गया वो एलील डॉर्फ वाला, उसको देखने के लिए इन्होंने F1 जनरेशन के अंदर क्रॉस सेल्फिंग करवाई। ठीक है, जो है क्रॉस करवाया, सेल्फिंग करवाई F1 से F1 की। तो यहाँ पे F1 क्या मिला था हमें, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, और कैपिटल टी स्मॉल टी। इनके जब अलील्स बने तो 50-50% चांस होते हैं अलील्स के गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, तो कैपिटल टी भी मिला गैमीट में और स्मॉल टी भी हमने लिया, यहाँ पे भी कैपिटल टी और स्मॉल टी हमने लिया। जब इनका क्रॉस करवाया तो हमें ये 4 तरह के कॉम्बिनेशन देखने को मिले, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, यानी कि 3 तरह के कॉम्बिनेशन है, पर रिजल्ट में हमने इसको ऐसे लिखा। तो फिनोटाइप में हमने क्या लिखा कि 3:1 जो है वो तो क्या है, टॉल और डॉर्फ का रेशो, यानी कि ये 3 जो थे तो टॉल थे और 1 जो था वो डॉर्फ था। और जीनोटाइप में हमने इसको कैसे लिखा, 1:2:1, यानी कि 1 तो होमोजाइगस टॉल था, 2 हेटेरोजाइगस टॉल थे और 1 होमोजाइगस डॉर्फ था। इस तरीके से मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल जी ने किया। ठीक है, अब मेंडल जी ने इस होमोजाइगस क्रॉस के बेस पे 2 जो हैं उन्होंने लॉज दिए थे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला लॉ तो हमको पता है, क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि हमेशा जो डोमिनेंट होता है वही अपने आप को एक्सप्रेस करता है। PYQ जो इसके बेस पे पूछा गया वो देख लेते हैं। When a pure tall pea plant is crossed with a pure dwarf, यानी कि प्योर टॉल, यानी कि यहाँ देखो प्योर लिखा है बच्चों, कैपिटल टी, प्लांट इज क्रॉस्ड विद प्योर डॉर्फ, यानी कि स्मॉल टी,
pea plant, the percentage of tall pea plant in F1 and F2 generation pea plants will be respectively. यानी कि आपको क्या बताना है कि टॉल जो ट्रेट है वो बताना है पी प्लांट्स का F1 जनरेशन में और F2 जनरेशन में। तो हमने क्या देखा, F1 जनरेशन में टॉल कितने थे बच्चों 100% टॉल थे, हमने देख लिया, ठीक है। और F2 जनरेशन में कितने टॉल थे 3 को, अगर ये इस रेशो को अगर हम 100% में लिखेंगे तो ये क्या होगा 75:25, ठीक है। यानी कि 75% तो टॉल थे और 25% कितने थे डॉर्फ थे। तो हमारा आंसर विल बी 100% एंड 75%, तो योर आंसर विल बी सी। आई बात समझ में बच्चों? चलें आगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। अब आप साथ साथ करेंगे, ठीक है, सेम है सेम, बस अब हमने वहां पे जो लिया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी कि सिंगल कैरेक्टर में हमने क्या लिया था, हाइट लिया था पी प्लांट की, और यहां हम क्या ले रहे हैं, शेप ऑफ सीड ले रहे हैं, ठीक है। तो हमको ये पता है कि शेप ऑफ सीड में डोमिनेंट कौन सी थी, राउंड, ठीक है, और रिसेसिव कौन सी थी, रिंकल्ड, पता है हमको, ठीक है। तो प्योर राउंड यानी कि प्योर अगर आ गया तो राउंड को किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल आर से। तो क्या रहेंगे यहाँ पे पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या रहेगा, कैपिटल आर, और मदर का क्या रहेगा, वो फादर का है तो स्मॉल आर, ठीक है। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे क्योंकि ये दोनों सेम है तो यहाँ पे गैमीट क्या बनेगा, कैपिटल आर, ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, स्मॉल आर। इन दोनों का क्रॉस करवाया F1 जनरेशन के लिए तो हमें क्या रिजल्ट मिला, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर अगर रिजल्ट है तो याद करो F1 जनरेशन में क्या रिजल्ट था हमारा, टॉल का, सारे के सारे जो प्लांट्स है वो कैसे थे, टॉल थे। यानी कि यहाँ पे भी देखो एक डोमिनेंट ट्रेट है, कैपिटल आर है, यानी कि सारे के सारे जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें शेप ऑफ सीड क्या रहेगा, फिनोटाइप की अगर हम बात करें तो 100% क्या रहेगा, राउंड रहेगा मैडम, ठीक है। और जीनोटाइप की अगर हम बात करें तो 100% जीनोटाइप क्या रहेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर रहेगा मैडम। हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे। फिर इनका सेल्फिंग करवाई, ठीक है, सेल्फिंग कराई तो हमको क्या मिला था, कैपिटल आर और स्मॉल आर, यहाँ पे भी कैपिटल आर और स्मॉल आर। गैमीट्स जो थे वो क्या मिले हमें, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। इसका गैमीट क्या मिला, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। इन दोनों का जब क्रॉस करवाया तो पन्नेट स्क्वायर बना लो बच्चों। अब हम बिल्कुल सही बनाएंगे, दो खाने ही तो बनाने हैं मैडम, ये मेल का और ये फीमेल का, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे हमें जो F2 जनरेशन मिली वो क्या मिली, यही मिली, ठीक है। इसका फिनोटिपिक रेशियो आप क्या लिखोगे बच्चों, फिनोटिपिक रेशियो क्या लिखोगे, क्या हो गया ये आपका 3:1, यानी कि 75% एंड 25%। किस किस का हो गया ये, 75 क्या है आपका, राउंड है, और 25 क्या है आपका, रिंकल्ड है, ठीक है। जीनोटाइप हम क्या लिखेंगे इसका बच्चों, 1:2:1, ठीक है, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। ये तो आप जो ये बच्चों रिजल्ट्स है ना, ये तो आप ना याद कर लो, रट लो, कुछ नहीं है इनको। होमोजाइगस जो अगर आप कर रहे हो क्रॉस, इसमें आपका जो F1 जनरेशन होगी उसमें तो 100% होमोजाइगस में आपके डोमिनेंट जो ट्रेट होगा वो होगा, और 100% ही हेट्रोजाइगस जो है वो जीनोटाइप होगा। जबकि ये आपका जो F2 जनरेशन है इसमें आप याद कर लो फिनोटाइप जो होगा वो 3:1 होगा, यानी कि 75:25,
जो है फिनोटिपिक रेशो, और आपका जो जीनोटिपिक रेशो होगा वो 1:2:1 होगा। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है, देखते ही हो जाते हैं ये सब क्वेश्चंस, ठीक है। अब आपको मुझे लगता है कि ये आराम से मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, हमने आज कंप्लीट कर लिया है अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कल जो हम है डाईहाइब्रिड क्रॉस और आगे सेक्स डिटर्मिनेशन जो इन एनिमल्स ये पढ़ेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर। और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा, पसंद आया, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलेंगे कल फिर से। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।